नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात कर्नाटक की। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री 75 साल के सिद्धारमैया होंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। 4 दिन से चल रही उठापटक के बाद आखिरकार ये फैसला ले लिया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे। राज्य में जीत मिलने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने सीएम बनने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी। जहां कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में था। बताया यह भी जा रहा है कि डीके सीएम के पद से नीचे कुछ और भी लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद वो मान गए। इस तरह कर्नाटक का पूरा सियासी संकट सुलझ पाया है। अब 20 मई को कर्नाटक में नई सरकार का गठन होगा। विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। तो काफी बैठके के बाद, काफी मंथनों के बाद आखिरकार ये फैसला हो गया कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार फिलहाल कर्नाटक के सीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन वो राज्य की राजनीति में पावरफुल बने रहेंगे। सूत्रों की माने तो शिव कुमार के पसंदीदा विधायकों को बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी उन पर होगी, यानी टिकट बंटवारे से लेकर इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने तक उनका रोल जो है वो सबसे बड़ा रहेगा। यानी कर्नाटक में आने वाले वक्त में वही कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस के लिए इतने खास हैं डीके शिव कुमार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता, लेकिन काफी मंथन के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को यह पद दिया गया। आइए चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर कांग्रेस के लिए डीके शिव कुमार जो है वो संकट मोचक क्यों है। एक नजर में ये भी जान लेते हैं। देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार पर संकट के वक्त उन्होंने मदद की है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डीके शिव कुमार की कुछ और खास बातें भी जो है वो जान लेते हैं। डीके शिव कुमार, जिन्हें ये बड़ा पद दिया गया, 2002 में महाराष्ट्र की देशमुख सरकार को बचाया था डीके शिव कुमार, और तभी इन्हें कहा जाता है कि ये संकट मोचक है और सरकार को उबार लेते हैं। महाराष्ट्र के 40 विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में डीके शिव कुमार ने रखा। ये इनकी स्ट्रैटेजी थी उस वक्त जब इन्होंने ये रणनीति बनाई थी। कुछ और बातें भी डीके शिव कुमार को लेकर, 2017 के राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत के पीछे भी डीके शिव कुमार का हाथ था। कहा जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी भी डीके शिव कुमार ने ही तैयार की थी। 2018 में डीके के प्रयासों से ही राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। उस वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है डीके शिव कुमार ने निभाया था। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से डीके शिव कुमार ने अभी तक पार्टी को वक्त दर वक्त बचाया है, और इसके साथ ही साथ डीके शिव कुमार एक बड़े कद्दावर नेता और अभी तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचक हैं और कर्नाटक जीत के मैन ऑफ द मैच हैं, तो फिर उन्हें सीएम क्यों नहीं बनाया गया। डीके ने चुनाव में जिस तरह से रोल निभाया था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा। बताते चले कि पहले सोनिया गांधी डीके के नाम पर सहमत थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जो ये मीटिंग्स हुई हैं, जो काफी मंथन हुआ, पहले नाम चल रहा था एक वक्त को कि डीके शिव कुमार जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अब डीके शिव कुमार की जगह नाम बदल दिया गया, सिद्धारमैया आ गए। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। मास लीड की छवि सिद्धारमैया करते हैं। डीके शिव कुमार जो है संगठन के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सिद्धारमैया सीएम और डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ये अनुभव रहा है। डीके शिव कुमार की बात करें तो सिर्फ 4 सरकारों में ये मंत्री रहे हैं।
ये इनका अनुभव अभी तक का रहा है। कंपैरिजन और कर लेते हैं। सिद्धारमैया सर्वे में पहली पसंद पाए गए हैं। डीके शिव कुमार सर्वे में सिद्धारमैया से पिछड़े हुए नजर आए हैं। ये एक वजह यहां पर माना गया है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। पूरे कर्नाटक में सिद्धारमैया के होने पर असर रहा है। डीके शिव कुमार ओल्ड मैसूर और कुछ जिलों तक सीमित हैं, इसीलिए इन्हें भारी मंथन के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये दावेदारी जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया करप्शन के कोई आरोप इन पर नहीं लगे हैं। डीके शिव कुमार चल रही है सीबीआई और ईडी की जांच। भ्रष्टाचार का मामला कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर जो है वो काफी सुनाई भी दिया था। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों ही नेताओं की बात करें, दोनों की दावेदारी को बात करें, तो इन सब में अगर स्ट्रांग लीड करता हुआ कोई नजर आ रहा है तो वो सिद्धारमैया, और इसीलिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब दोनों अनाउंस हो चुके हैं कि किसे जिम्मेदारी सीएम की दी गई, किसे डिप्टी सीएम बनाया गया, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनवा देते हैं। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट। Is going to be well. So we had made a one-line resolution that whatever the high command will take action, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this feedback. We all have accepted whatever the formula has been generated. I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shiv Kumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. तो बात सिद्धारमैया की करें तो सिद्धारमैया कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं। उनकी दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों में अच्छी पकड़ है। उनकी सेकुलर छवि है। कांग्रेस सिद्धारमैया की इसी साफ छवि का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इनमें सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, वो भी डीके शिव कुमार के छोटे भाई डीके सुरेश। इस बार पार्टी चाहती है कि 28 में से कम 20 सीटें अपने पाले में की जाए। इसीलिए जरूरी है कि सिद्धारमैया की छवि, जमीनी पकड़, डीके के संगठन क्षमता का फायदा उठाया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया और शिव कुमार की जोड़ी कर्नाटक में कमाल कर पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस के लिए समस्या सुलझ गई या उलझ गई? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ खास मेहमान भी इस डिबेट में जोड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शेट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि इस विषय को अच्छे से समझाएंगे कि आखिर क्या कर्नाटक में स्थिति सुलझती हुई नजर आ रही है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बीजेपी नेता महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी, सबसे पहले डिबेट की शुरुआत आपसे ही करते हैं। काफी भारी मंथन के बाद आखिरकार सीएम और डिप्टी सीएम मिल गए, लेकिन क्या कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, कांग्रेस में जो नाराजगी है, वो खत्म हो गई? बिल्कुल। सबसे पहले नीतू जी, मैं आपको कर्नाटक की जनता को हम लोग सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद बहुत अच्छा सिंगल मैंडेट कांग्रेस सरकार को उन्होंने दिया है। और उनका जो मैंडेट है, हम तो ये समझते हैं वो आशीर्वाद है कर्नाटक की जनता। तो हमें सबसे पहला एजेंडा ये है कि हमें उनको एक स्थिर सरकार देना है, स्टेबल सरकार देना है, और जो मैनिफेस्टो में हमने उनसे वादा किया है वो वादों को पूरा करना है।
हाँ, आप सही बात बोल रहे कि मुख्यमंत्री जी का नाम चयन करते हुए खड़गे जी 2 दिन लग गया उसमें, मगर अंत में ये निर्णय हो चुका है कि कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी होंगे और डीके शिव कुमार जी ये डेप्यूटी मुख्यमंत्री के रोल में रहेंगे और पार्टी अध्यक्ष भी डीके शिव कुमार जी रहेंगे लोकसभा इलेक्शन में। रणदीप सुरजेवाला को हमने सुना कि पार्टी सहमति से ही ये फैसला हुआ है, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं सब कुछ ठीक है तो मैं बता भी देती हूँ, जी परमेश्वर जिन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो मुझे कम से कम डिप्टी सीएम का पद दे देते। डीके सुरेश जो कि डीके शिव कुमार के भाई हैं, उन्होंने कहा मैं खुश नहीं हूँ इस फैसले से। तो ये अंदरूनी कलह है तो इस फैसले के बाद अभी भी बरकरार है। देखिए मैं आपको नीतू जी आपको बता देता हूँ, जो भी लोग राजनीति में आते हैं तो एक एस्पिरेशन लेके आते हैं और उनके साथ जाहिर सी तौर से उनके कार्यकर्ता हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए और सबका ये इच्छा होती है कि मैं कल मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री बनूं। मगर जब हम एक पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं तो पार्टी का जो हाईकमांड शीर्ष नेतृत्व है, जैसे हमारे पार्टी में आज खड़गे जी है और उनको निर्णय लेना है और वो पार्टी की आगे के रणनीति के तौर और निर्णय लिया जाता है। जैसे आपको बता दूं कि सिद्धारमैया जी ने पहले डिक्लेयर किया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये सब फैक्टर्स को काउंटिंग करके हमें 2024 में लोकसभा भी चुनाव लड़ना है। तो डीके शिव कुमार जी का जो स्ट्रैटेजी हमने इस चुनाव में भी देखा कि 2024 के भी लोकसभा इलेक्शन में हमको उनकी जरूरत है, अध्यक्ष पार्टी को लगा होगा और इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दिया गया। ठीक है, मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में भी सवाल करूंगी। महेश जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। महेश जी, अगर बात करें शपथ ग्रहण की तो भव्य शपथ ग्रहण जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाना है, जिसकी तैयारी भी अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जैसे ही नामों का ऐलान हो गया, मुख्यमंत्री कौन और डिप्टी सीएम कौन, बेंगलुरु में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा 2024 को लेकर? नहीं, बीजेपी के लिए चुनौती अब बीजेपी के लिए उस तरह की नहीं है इस तरह से कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आज जिस तरह ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रही है। सीतारमैया एक गठबंधन है, एक गठबंधन जो है के शिव कुमार है और ये गठबंधन आपस में 28 साल का जो है वो सरकार चलाए। कांग्रेस में और इस देश में पहली बार एक ऐसी कहीं नींव डाली जा रही है जिसपे इस तरह का ना कोई जनादेश था इनके पक्ष में, न इस तरह से कभी जनता ने सोची थी कि इस तरह से बंदर बांट ये करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस सवाल यह है कि डीके शिव कुमार का आज जो कंसिडरेशन है वो किस बात के लिए है? इस बात के लिए कि उनके यहाँ 11 करोड़ रुपया नकदी मिला, 600 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति उनकी जब्त है। कल को डीके शिव कुमार अगर गिल्टी साबित हो जाता है तो क्या होगा? आज उनके खिलाफ चार्जशीट है, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति को आप इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं तो आपके प्रण प्रतिष्ठा जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे खिलाफ लड़ते रहे वहां कर्नाटक में, अब आप क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे जो 2024 में हम आपको छोड़ेंगे? और 2024 तक तो इनको हम ये आपको सामने आ जाएगा कि सिद्धारमैया जो है वो इस चीज को सपोर्ट कर। इसकी क्या गारंटी है कि सिद्धारमैया के समर्थक जो है इनके साथ होंगे या नहीं होंगे? वो 2.5 साल के बाद जो है वो पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? सवाल है कि कर्नाटक की जनता को जिस तरह से ये लोग बेबस कर रहे हैं, जो कि अक्सर जो है इसी तरह की जो है स्थिति परिस्थिति का निर्माण राजस्थान में किया गया। और राजस्थान आपको सुन के हैरानी होगी कि आज जो है 10 गुना जो पहले डेप्ट था उससे 10 गुना कर्जे में लद गया। आज कर्नाटक में जो डेप्ट है उसको भी ये कम से कम 10 गुना लाद के जो है किसी और तरह से किसी भी तरह से जो उसको कहीं के भी नहीं छोड़ेंगे। आप इनकी पिछली सरकार देख लीजिए, जब ये आए तब क्या डेप्ट था, अब क्या डेप्ट है। तो ये अंतर जो है सरकार जो है चलाने में सोचने में, आपकी लड़ाई पहले दिन से शुरू होगी। आज देखिए, आज मतगणना वो पोल रिजल्ट आए हुए आज कितने दिन हो गए और अभी तक ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है आप जनता से वोट ले लीजिए और उसके बाद जनता के साथ फर्जीवाड़ा कीजिए।
ये तो एक तरह से चीटिंग और फ्रॉड है। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस जो ये कर रही है, ये जीता जागता नमूना है कि भाई आधे टर्म तुम और आधे टर्म हम। महेश जी मतलब मेरा सवाल ये था कि कितना बड़ा खतरा, अब आपके जवाबों से ये तो समझ में आ गया कि कोई खतरा बीजेपी को नहीं है, लेकिन एक सबक तो बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर सीखा ही होगा। तो आगे आप 2024 के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हुए कितना तैयार नजर आ रहे हैं आप? देखिए नीतू जी, ये तो स्पष्ट है कि हमारी जो सबसे बड़ी रणनीति होगी कि जिस चीज को इन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ गलत है, इनके हम ये जो अभी तक जो एक छलावे की राजनीति और दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं उसको पुरजोर ढंग से उसका काउंटर करना। और दूसरा, कर्नाटक में आज के डेट में जो 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है आज पर, या जो विदेशी निवेश है, जो उसका पोटेंशियल है, वो रफ्तार कैसे पकड़े, विकास को वहां और गति कैसे मिले, ये उसके लिए हम इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे। ये कुछ भी कर लें, लेकिन हम उनको इस बात के लिए कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि वहां सरकार जो बने वो इसकी प्राथमिकता हो। फिर ये उसकी प्राथमिकता नहीं होगी तो कर्नाटक जो आज के डेट में सबसे पोटेंशियल स्टेट है, साउथ में यही एक स्टेट है जहां नीतू जी, जहां आप कह सकती है कि बहुत सारी उम्मीद जो है हमें भारत सरकार को भी है, और मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता की हित भी इसी में है, जहां जिसके जरिए जो है लाखों लाख जो है रोजगार का सृजन होना है। ठीक है राकेश जी, हाँ ठीक है, आऊंगी महेश जी आपके पास। राकेश जी, छलावे की राजनीति करते हैं आप, आपकी पार्टी, ये आरोप महेश जी की तरफ से, और सवाल मेरा ये कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिद्धारमैया की अब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया। मुझे ये बताइए, इससे पहले राजस्थान में अभी भी इस वक्त स्थिति देखिए क्या है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, और आज की बात करें तो दोनों गुटों के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पर हाथापाई की है। ये राजस्थान का हाल सर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, इसके साथ ही साथ अगर मैं मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको नहीं लगता सर कि ये इस स्थिति से बचने की कोशिश होनी चाहिए कर्नाटक में? और अगर पहले ही ये जंग जो है छिड़ी थी कि कौन सीएम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आला कमान को इससे बचना चाहिए था इन सभी राज्यों को देखते हुए, क्योंकि इसका असर वाकई सर 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा। राकेश जी, देखिए नीतू जी, मैं सबसे पहले तो महेश जी ने कहा कि स्ट्रैटेजी के बात की है कि, और कर्नाटक के बारे में वो बता रहे थे कि स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, इसलिए हमारी ये देखो तक कि हम भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे रोके, बिकॉज वहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू था, महेश जी ने बहुत करेक्ट बात बोला कि करप्शन का इशू था, 40% का कमीशन का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल यहाँ डिबेट में कुछ तो मत मिला आप लोगों के बीच, अदरवाइज मिलता नहीं है पार्टियों में। बिल्कुल, तो उन्हीं के पार्टी का एक कैडर है संतोष पाटिल, उन्होंने कुछ ठेका लिया था और उन्होंने, बहुत दुख की बात है कि उनको आत्महत्या करना पड़ा, और अपने को पता है कि पूरा जो कर्नाटक की जनता ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी को, करप्शन बहुत बड़ा इशू था इसलिए रिजेक्ट किया। हाँ। जहां तक आपका सवाल है कि राजस्थान में जो इशू है या मध्य प्रदेश में, आपको कुछ समय पहले ले जाता हूँ, महेश वर्मा जी भी जानते हैं और उन्होंने जिक्र भी किया कि हमारे डीके शिव कुमार के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला गया था, ईडी के केस भी बनाए गए थे और 104 दिन डीके शिव कुमार जेल भी रहे। इसका जवाब कर्नाटक की सरकार ने उनको दे दिया है, कर्नाटक की जनता ने उनको जवाब दे दिया। अगर आप कोई भी व्यक्ति या नेता को जबरदस्त एफआईआर करोगे, जेल भेजोगे, दबाव करोगे कि आप जेल जाओ या तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आओ, ऐसे दबाव नहीं चलेगा वर्मा जी। और इसी का कारण है आज जो हार हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी को, वर्मा जी हंस रहे और वो जानते हैं यही कारण है हार का, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को कॉर्नर करते हो, ईडी का दबाव लाते हो, तब जनता देख रही है। और मुख्य बात ये है, आप जैसे न्यूज एंकर जो ये न्यूज चलाते हैं, इससे वो जनता समझ भी रही है ये दबाव की राजनीति आगे नहीं चलेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया है। और ये मुख्य मुद्दा करप्शन का था, इससे मैं सहमत हूँ महेश वर्मा जी से। महेश जी,
भाई इनके लिए तो गर्व की बात है कि 110 दिन वो जेल में रहे, ये तो इसके ऊपर गर्व है इनको। और रही बात कि ये कह रहे भाई नहीं आप हम बीच में मैंने नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए। मेरा ये कहना है कि ये आपके लिए गर्व की बात हो सकती है कि आपके 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो है भ्रष्टाचार के मामले में, और वो भी आपके शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी, सोनिया जी, अपने आपके जीजा जी, इसके अलावा चिदम्बरम जी, इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से जी हैं, और कई जी में जो है लिप्त होने के कारण जो है सब बेल पे। आप छोड़ दीजिए इन बातों को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये स्पष्ट करना चाहिए, अगर आप भ्रष्टाचार को लेकर इतना ही ज्यादा संजीदा है, क्या डीके शिव कुमार को कहीं कंसीडर करना चाहिए? जो आरोपी है, भ्रष्टाचार का आरोपी एक व्यक्ति, आप कंसीडर करके कर्नाटक की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके 28 ऐसे विधायक हैं जिनके यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा था, और उस सारे के सारे जो है आज की डेट में जीत गए हैं। उन लोगों को क्या उनमें से किसी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? ये परमेश्वरन के खिलाफ क्या है? जिनको आप आज वो नाखुश नजर आए, उनके खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं? ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर जो है आपकी कोई न नियत है, न कोई नीति है, न कोई सोच है। आप ये छलावे की राजनीति कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपके पास जो है अभी तक आपने कहा कि 5 जो आपकी प्रतिज्ञा है, जो प्रण प्रतिज्ञा है, उस 5 प्रण प्रतिज्ञा में अगर मैं स्पष्ट करूं तो राजस्थान में इसी तरह के प्रण प्रतिज्ञा आप 5 लेकर गए, छत्तीसगढ़ में गए जहां 72,000 पर ईयर जो है युवाओं को जो है आप छात्रवृत्ति देने वाले थे, भत्ता, बेरोजगार भत्ता देने वाले थे। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप स्पष्ट करिए कि आपने कहां दिया। आपको मैं चुनौती इस बात के लिए देता हूं कि आपके डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं 4% मुस्लिम आरक्षण जो है सत्ता में आने के साथ। जीतू जी आप इनको सुनवा दीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी ने कहा और मल्लिकार्जुन ने कहा, और आपके घोषणा पत्र में भी जब जारी किया गया तब भी ये कहा गया 4% आरक्षण जो है हम लागू कर देंगे। ठीक है महेश जी, इंतजार कर लेते, थोड़ा और इंतजार कर लेते, क्योंकि कहा गया पहली कैबिनेट होगी तो जरूर इस पहली कैबिनेट में इन 5 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें अभी इंतजार करने की जरूरत है। जब ये भारी मंथन हुआ है सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर। हाँ, प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है। सवाल ये है कि मुस्लिमों का 4% आरक्षण जो है, जिसका एक भी मुस्लिम लाभ नहीं मिला, आज की डेट में कांग्रेस कैसे लागू करेगी और कैसे बोल दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करने वाला है? तो इस तरह के झूठ, इस तरह के झूठे दलील और इस तरह के जो है दुष्प्रचार, ये हमारे 2024 के बहुत बड़ा हथियार बनेगा। हम इतने चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है राकेश जी, जिस तरह से कर्नाटक में आखिरकार ये मंथन हुआ और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको क्या लगता है 2024 में विपक्ष इसी मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ेगी? और इसके साथ ही साथ बाकी राज्यों में भी जो हाल है? बिल्कुल नीतू जी, मेरा विश्वास है हमें, तो जिस तरह कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस सरकार के ऊपर विश्वास दिया है और ये रिजल्ट आपको 2024 में लोकसभा में भी देखने को मिले। देखिए, अगर आप देश भर का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्सेसफुली 8 स्टेट गवर्नमेंट जहां पे हम लोग आए थे वहां पे उन्होंने डिसलॉज कर दिया। जैसे कर्नाटका में भी हमारी अलायंस जेडीएस की सरकार थी, वहां पे गिराया, मध्य प्रदेश में उन्होंने हमें गिराया, महाराष्ट्र में गिराया। तो नीतू जी, जनता देख रही है। और जैसे इन्होंने कहा ना कि महेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सर राजस्थान में सरकार नहीं गिरी है, राजस्थान में चुनाव होना है, लेकिन जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गिराया है, लेकिन राजस्थान जीता जागता उदाहरण इस वक्त है सभी के लिए। आपकी अपनी अंदरूनी कलह है सर, जो आप इसे समेट नहीं पा रहे हैं, इसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। नहीं नीतू जी, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। देखो, जब भी डेमोक्रेसी में होता है, यहाँ पे लीडरों का ओपिनियन होता है और इसको दबाना नहीं बोलते। ये अगर सचिन पायलट कोई मुद्दा उठाए है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिटलर राज तो है नहीं कि एक छड़ी घुमाई और सब लोग लाइन पे आ गए। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है, हाईकमांड वो देख रही है, समझ रही है, और उसमें जो भी तत्व है, या उन्होंने किसी मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया या किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, तो हर चीज की जांच होगी और उसकी निर्णय होगी। हम तो ये कहते हैं कि एक पार्टी में
अलग अलग लोग होते, अलग अलग विचारधारा होते और आवाज उठाना चाहिए। अभी जैसे महेश जी को लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई बोलने का हिम्मत ही नहीं रख रहा है। अच्छा, तो इस तरह जवाब ले लेते हैं सर। महेश जी, तानाशाही वाली राजनीति करते हैं क्या आप? नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह की उपवेश कुछ है ही नहीं। ऐसी कोई लीगेसी भी नहीं है कि एक परिवार का। आप देखिए ना कि राहुल गांधी जो है किस कैपेसिटी में, न वो सांसद है न वो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, आज एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल जो है जयराम रमेश कांग्रेस मुख्यालय में जो है जाके वहां पे वो ऑफिशियली जो है कर्नाटक जीत को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक बात। दूसरी बात जो 2024 को लेकर नीतू जी जो आप हमसे सवाल किए, उसमें एक और अच्छी चीज आपको मैं बताऊं कि ये हमारे वोट नहीं घटे हैं इस विधानसभा में, जो हमें सोचनी चाहिए। हमारे सीट जरूर घटे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जेडीएस का सीट इन लोगों ने कहीं वोट शेयरिंग करी है। हमारे वोट बड़े हैं। अगर आप 2019 का तुलना करें तो हम उससे 1.08% वोट हम ज्यादा इसमें कहीं ये किए हैं, तो हमारा वोट इंटैक्ट है। ठीक, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन एक लास्ट सवाल राकेश जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि न्योता तमाम विपक्षी पार्टियों को मिला है शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का, आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। छोटा सा कमेंट। देखिए, आज अभी विधायक दल का बैठक हमारे कर्नाटका में हो रहा है। उसके बाद अभी भी दिन है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ विधि है। उसके पहले जो स्टेट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन तो सभी पार्टियों को जाएगा। अभी समय है उसको, कल का पूरा दिन है। मुझे लगता है कि सभी पार्टी के चलिए कल का पूरा दिन है। मंथन के बाद एक फाइनल जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी कि कौन कौन से गेस्ट जो हैं, कौन कौन सी पार्टी जिनको इनवाइट किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा महेश जी, आपने भी खास चर्चा में अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो सामने आ गए हैं, लेकिन अब तैयारी जो है वो भव्य शपथ ग्रहण समारोह की है। अब ऐसे में देखना यह है कि कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे। 20 मई को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। Is going to be well.